हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा फुल एंड टेस्ट सीरीज़ में। और ये हमारा टेस्ट नंबर आपका 8 है। और इसमें भी प्रश्न को हमने मीडियम लेवल पर रखने का प्रयास किया है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। अगर आप लड़का हैं, बॉय हैं, तो आपको लगभग बोल सकते हैं कि आपका अगर 75 के आसपास नंबर आ रहा है इसके आसपास, और गर्ल हैं 65 के आसपास आ रहा है, तो आपका तैयारी का दिशा सही चल रहा है। इससे कम आ रहा है तो थोड़ा सा आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया है कि दूरसंचार नेटवर्क जो किसी राज्य या देश के या जैसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, दो तरह का आपको नेटवर्क समझना है। एक आपको समझना है लैन, एक समझना है आपको वैन समझना है। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया आपको नेटवर्क होता है। और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कोई समझिए क्या, कोई कंपनी, मान लीजिए द सिलेक्शन गुरु क्या कंपनी है। ये कंपनी मान लेते हैं क्या, खाली आपको पटना में एक जगह चलता है, तो बिल्डिंग में जितना भी कंप्यूटर वगैरह कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे। मतलब लैन के माध्यम से क्या होता है, एक बोल सकते हैं सीमित एरिया में क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। जबकि वैन की बात करते हैं, ये क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया कनेक्ट करता है। जैसे कोई राज्य हो गया, कोई देश हो गया, ये पूरा कनेक्ट करता है। तो यहाँ पूछता है कि दूरसंचार नेटवर्क जो किसी राज्य या देश जैसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, तो उसे क्या करेंगे? उसे कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पीरी पहुंचा था, सही बात है। लघु गणना के खोजकर्ता जॉन नेपियर थे, सही बात है। आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। हाँ, सापेक्षता के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा आपको जाता है। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, ये भी आपको सही है। मोसले ने आवर्त सारणी की खोज किया था, नहीं। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम, इसको पीरियोडिक टेबल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का जो सर्वप्रथम खोज किया गया था टेबल का, यह खोज किया गया था आपको मेंडलीफ द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के थे? आपको रूस के थे, तो उनके द्वारा खोजा गया था आवर्त सारणी। लेकिन यही आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तब मोस्टली हो सकता है, ठीक ना। और मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, इनका आवर्त सारणी बनाया गया था, ये क्या था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के क्या था? बढ़ते क्रम में। जबकि मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किया था, तो वो क्या है? परमाणु संख्या पर। क्या आपको है? परमाणु संख्या पर। तो यही ने गलती पकड़ा गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र के रूप में उल्लेख किया है? तो चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारत को बोल सकते हैं, या भारतीय गांव को लघु गणतंत्र के रूप में उल्लेख किया है, ठीक ना। ऐसे गणतंत्र के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है वैशाली में क्या लिच्छवियों का शासन था, जहाँ पर क्या है कि यहाँ उस तरह के झांके देखने को मिलता है। लेकिन किसने कहा है? तो चार्ल्स मेंटकॉफ ने कहा है, ठीक है। और चार्ल्स मेंटकॉफ को ही भारतीय पत्रकारिता का बोल सकते हैं उदारक कहा जाता है, क्योंकि उसने भारतीय पत्रकारिता के ऊपर जितना भी प्रतिबंध लगा था सबका क्या था? हटा दिया था, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको कौन है? देखिए, अगर इस तरह से बिहार का एरिया, इस तरह से मतलब मैप ड्रा करते, इस तरह से बिहार का मैप ड्रा करते हैं, तो ये वाली है पश्चिमी चंपारण, ये क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। और बगले में क्या है आपको? शिवहर, बगल में क्या है? शिवहर है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो गया। यहाँ है पटना, यहाँ आपको पटना है, ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। अब बगल में है शेखपुरा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। जनसंख्या वाला नीचे है, क्षेत्रफल वाला ऊपर है। तो यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से बोलता है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कौन हो जाएगा? बताइएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी से क्वेश्चन सेट किया गया है कि त्रिभुज में कौन सा समास है? देखिए, जिसमें क्या होता है कि आपको पहला पद जो होता है संख्या बताता है, उसे बोलते हैं द्विगु समास। उसे क्या बोलते हैं? आपको द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया, नवग्रह हो गया, ये सब क्या है? आपको द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था, या वर्धन वंश का सबसे महान शासक था। ये 606 से 647 तक आपको शासन किया था, उत्तर भारत में शासन किया था। अब आज आपका चल रहा है 2025 चल रहा है,
तो मतलब कीजिएगा तो लगभग 1400 हो सकता है, लेकिन अभी देखना है कि मतलब हो सकता है लगभग तो 1400 हो गया, लगभग दिया तो 1400 हो सकता है, ठीक ना। लेकिन और देख लेना है कि और कहीं कुछ है क्या, मतलब ऑप्शन के अनुसार बनाना पड़ेगा। इसे लगभग है तो सही है लगभग। हिमसांग ने हर्ष के दरबार में काफ़ी समय बिताया। हाँ, हिमसांग क्या था, चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में था। हिमसांग हर्षवर्धन एक फयान है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये भी सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, नहीं, हरिसेन क्या था आपको, समुद्रगुप्त का, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का क्या था आपको, दरबारी कवि था, ठीक है, जिसने आपको इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या बोल सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम था वान भट्ट। क्या था आपको, वान भट्ट, वान भट्ट आपका नाम था, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, आपको गलती हो गया। तो ये कौन सही नहीं है, तो पूरा गलती पकड़ा गया, तब इसको हम सही मानेंगे ये नंबर को। तो ये क्या हो गया आपको, सी नंबर हो जाएगा आंसर। हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखा गया जीवनी है। देखिए हर्षचरित कौन लिखा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट लिखा है, जो इसके बारे में हर्ष का चर्चा है। तो हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखा गया जीवनी है कि बिल्कुल क्या आपको है, सही है, ठीक ना। चलिए, हर्षवर्धन भी आपको लिखा था प्रेरणा नामक पुस्तक, मतलब प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद, ये कौन लिखा था आपको, हर्षवर्धन पुस्तक आपको लिखा था। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम फाइबर को चमकदार बनाता है, ठीक ना। तो देखिए रेशम फाइबर को जो चमकदार बनाता है इसका नाम क्या है आपको, इसका नाम है सेरिकिन। क्या है, सेरिकिन जो होता है रेशम फाइबर को क्या करता है आपको, चमकदार बनाता है, ठीक है। रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिल्क, क्या बोलते हैं आपको, सिल्क बोलते हैं। और रेशम के पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, रेशम कीट के पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर। और रेशम सिल्क का आविष्कार जो हुआ था आपको चीन में हुआ था। और कॉटन बोलेगा तो कॉटन का आविष्कार कहाँ हुआ था आपको, भारत में हुआ था। कॉटन का आविष्कार हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में था। चलिए, अच्छा, रेशम मार्ग पर कुषाण शासकों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक मैथ पूछा गया है, देखिए कुत्ता बहुत भूख रहा हो। यदि tan 2a बराबर cot 46 - a है, मतलब ये समझिए कि डिग्री दिया है, मतलब ये क्या कौन है, थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी है। तो a का मान क्या होगा, तो इसको जानते क्या कीजिएगा कि आपको tan 2 है, tan 2a बराबर दिया गया है cot 46 - a। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों को अगर बराबर कर दें, tan को cot के फॉर्म में अगर बदल देंगे तो इससे निकल जाएगा a का वैल्यू। तो इसके लिए क्या होता है कि आप कीजिएगा cot 90 - 2a, 90 - 2a कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, tan 2a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, cot 46 माइनस ए हो गया। तब cot से cot खत्म कर दीजिए, 90 माइनस आपका 2a हो गया बराबर 46 - ए हो गया। तो ये 46 को इधर लेके आइए तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपको, 46 हो जाएगा। और माइनस से 2a को इधर लेके चलाइए प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 2 घटेगा तो 44 हो जाएगा। और माइनस से a प्लस 2a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a बराबर कितना गया, 44 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1970 के दशक के शुरुआत में पिंग पोंग कूटनीति, पिंग पोंग डिप्लोमेसी किन देशों से संबंधित है। देखिए क्या हुआ कि 1939 से लेकर के 45 तक क्या हुआ आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया 2 गुट में बट गया। एक क्या था आपका, सोवियत संघ के नेतृत्व में था, सोवियत संघ के नेतृत्व में था जो समाजवादी कंट्री का नेतृत्व करता था। एक था अमेरिका के नेतृत्व में, इसको पूंजीवादी नेतृत्व करता था। दोनों को टेंशन बना रहता था, इससे कोल्ड वार कहते थे। तो सोवियत संघ में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार था, और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार था। तो ये दोनों के बीच क्या था, दोस्ती अच्छा था। लेकिन क्या है कि अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और अमेरिका भी दुश्मनी चल रहा था, चीन का भी कहीं ना कहीं चल रहा था। लेकिन अमेरिका चीन के बीच क्या है कि फिर डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, संबंध स्टार्ट हुआ। ये आपको 1970 के दशक में ऐसे को बोलते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन और क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था। ऐसे पंचायती राज अनुच्छेद 40 में था, और पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य आपको राजस्थान था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को आपको राजस्थान के नागौर जिला से लागू हुआ था। और दूसरा राज्य था आपको 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया था, ये था आपको आंध्र प्रदेश था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया, 73वां संविधान संशोधन जब आया, संविधान में संशोधन करके 1992-93 में आया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद कौन सा प्रथम पंचायती राज को लागू किया था, तो यह लागू किया था कौन, आपको मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना किया था। देखिए सती प्रथा को अंत करने के लिए राजा राम ने बहुत प्रयास किया,
और 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। फिर इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ, 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का भारत से अंत कर दिया गया। और इसके खिलाफ क्या हुआ, कुछ जो रूढ़िवादी हिंदू थे उन्होंने क्या किया, एक संगठन बना लिया, उसका नाम क्या आपको, धर्म सभा। और धर्म सभा की स्थापना 1930 में किया गया। इसका प्रमुख संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव। तो क्या हो जाएगा आपको, राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध की ऊंचाई जो है कितना मीटर है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा अगर बांध बोलिएगा तो भाखड़ा नांगल बांध है। और भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। तो ये बाबू क्या है, जो 60 पॉइंट क्या है 5 मीटर क्या आपको ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस देश में भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जीवोम पाया जाता है, मतलब कहाँ बोलता है कि भूमध्यीय प्रकार का जो है आपको पाया जाता है बायोम। जीवोम मतलब होता है बायोम। कोई एरिया में किस तरह के जीव जंतु रहता है उसी को बायोम बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भूमध्य रेखीय बायोम हो गया, यहाँ पर ध्रुवीय हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है कि भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी हो गया। तो मेडिटेरियन सी के आसपास जिस तरह का जीव जंतु पाया जाता है उसी तरह का जीव जंतु बोलता है कहाँ पर पाया जाता है। तो ये अगर ऑप्शन देखिएगा तो ये कहाँ पाया जाता है आपको, चिली में। ये आपको थोड़ा सा क्या है कि मैपिंग का जानकारी रहेगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। भूगोल में बहुत बढ़िया सबको समझाया गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बाबू, चिली हो जाएगा। बिहार का कितना जिला झारखंड राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर एक हमको मैप लेना चाहिए था, मैप नहीं लिए, ठीक है ना। तो इसको बताते हैं बाबू थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है कि 8 टोटल कितना है आपको जिला है। अगर देखिएगा तो क्या आपको रोहतास है, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, भागलपुर, कटिहार, एक बांका। एक क्या आपको है, बांका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस शेयर करता है। हालांकि यहाँ मैप लेना चाहिए था, मैप लेने का ध्यान नहीं रहा। तो मैप में एक बार देख लीजिएगा कि यूपी से कौन कौन सा जाया करता है, नेपाल से कौन कौन सा जाया करता है, सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल, कहता है कौन प्लूरल आपको नहीं है। देखिए, बेबी क्या होता है आपको, बेबी का क्या होता है, प्लूरल बेबीज होता है, प्लूरल है। सिटी SITY होता है, सिटी क्या होता है आपको, सिटी होता है। बोट का क्या होता है, बोट्स होता है, ठीक ना। यहाँ न्यूक्लियस क्या है आपको, सिंगुलर। न्यूक्लियस क्या होता है आपको, सिंगुलर, ठीक है। इसका न्यूक्लियाई हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये क्या आपको सिंगुलर रहता है। कौन प्लूरल नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या है, प्लूरल आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सही कथन की पहचान करना है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पी पैंथेलर मतलब पेट्रोद्री पैंथेलर ने किया था, आपको सही है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला था, बिल्कुल सही। इन्होंने खोज किया था लेकिन पढ़ नहीं पाया था, इन्होंने खोज किया पैंथेलर साहब ने खोज किया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। तो उसको पढ़ा कौन, जेम्स प्रिंसेप 1837 में, सही है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्तीर्ण करवाने का प्रारंभ अशोक द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान भारत में अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलता है, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी। सुनिए नहीं, अगर अशोक के पूरा अभिलेख मतलब भारत की, अशोक का शासनकाल भारत से लेकर के यहाँ तक अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो वहाँ पर देखिए ना, तो अरमाइक लिपि क्या है, अफगानिस्तान के एरिया में मिलता है, अरमाइक मिलता है। और अगर आप खरोष्टी देखिएगा तो पाकिस्तान के एरिया में क्या खरोष्टी मिलता है। और ग्रीक और अरमाइक क्या होता है, अफगानिस्तान के एरिया में मिलता है, पाकिस्तान के एरिया में खरोष्टी लिपि मिलता है। और ब्राह्मी लिपि क्या होता है, मैक्सिमम भारत में मिलता है, ठीक ना। तो वर्तमान भारत में क्या होता है, अशोक के अभिलेख 4 लिपि में नहीं मिलता है, ठीक ना। वो वर्तमान नहीं, पूरे उस समय के भारत बोलेगा, तत्कालीन बोलेगा ना उस समय का, तब अलग बात है। लेकिन यहाँ वर्तमान की बोलता है तो ये आपको क्या होगा, ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम मिलता है, ग्रीक अरमाइक में नहीं मिलता है। तो क्या गलत हो जाएगा 4 नंबर। तो 4 गलत, ई गलत, आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है। जब रेलगाड़ी क्या होता है कि हमारे दूर से हमारे पास आता है तो आवाज़ बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब हमसे क्या होता है निकल के आगे बढ़ता है तो आवाज़ घटा हुआ प्रतीत होता है। इसी इफेक्ट को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और ये क्या है, ध्वनि से क्या है आपको संबंधित है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, तो ये क्या था कि 3rd पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक पहला चला था, 1956 से 61 चला था आपको दूसरा पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 तक आपको 3rd पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ चला था। और 3rd पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना हुआ था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में, है ना। और आपको राउरकेला और क्या दुर्गापुर
वो सब जो स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय सेना के दौरान स्थापित हुआ था, लेकिन ये क्या आपको थर्ड पंचवर्षीय, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नॉर्थ साउथ डायलॉग को संदर्भित करता है? देखिए समझना क्या है कि आपका क्या ग्लोब हो गया, ये क्या हो गया आपका विषुवत रेखा हो गया। अब देखिए ऊपर के जितना है ना आपको देश है ना, ये सब क्या है, डेवलप्ड है, क्या आपको विकसित है, डेवलप्ड है, ये विकसित है। और नीचे के देश क्या है, आपको मैक्सिमम देश क्या है, आपको अविकसित, मतलब बोल सकते हैं क्या है कि विकासशील, क्या है, विकासशील है, विकासशील है, मैक्सिमम देश की बात करते हैं। तो ये सब दोनों के बीच क्या है, ये साउथ और नॉर्थ डायलॉग इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि बोला जाता है कि डेवलप कंट्री को जो नहीं डेवलप है उसको सहयोग करना आपको चाहिए। तो यही क्या है कि आर्थिक सहयोग के लिए उत्तरी अमीर नहीं गड़वा गया, उत्तर के अमीर देश और दक्षिण के गरीब देशों के बीच आर्थिक संसाधन को साझा करने के लिए क्या है, अब डायलॉग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था यह 1951-52 में हुआ था। 1951 के अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था, 1952 के फरवरी महीना तक चला था, क्योंकि देश हमारा बड़ा है तो वो चला था, ठीक ना। तो ये आंसर हो जाएगा 1951-52, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काबुली वाला किसके द्वारा लिखा गया बंगाली लघु कहानी है? तो काबुली वाला की बात करते हैं, ये कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, ठीक ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करते थे, इन्होंने आपको वंदे मातरम की रचना किया था, आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करते हैं तो आपने देवदास का नाम सुना होगा, है ना। और राजा राम मोहरा की बात करते हैं संवाद कौमुत्री। और मिरात उल अखबार इन्होंने लिखा था, मिरात उल अखबार लिखा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था? गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानें। देखिए बोलता है कि यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, ये आपको सही है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोना का शेर है, मतलब शेर है, सही बात है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, सही बात है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक चांद तारा है, नहीं, क्या है, लिली है, क्या आपको है, लिली है। तो ये वाली क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। एल नीनो और ला नीना दोनों किस भाषा से संबंधित है? एल नीनो और ला नीना क्या है कि हमारे भूगोल में मानसून चैप्टर में क्या आपको पढ़ाया जाता है। देखिए ये क्या है कि मानसून से संबंधित है, और दोनों शब्द क्या स्पेन भाषा का, क्या है, स्पेनिश भाषा का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेनिश भाषा का, ठीक ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ला नीना जब आता है तो मानसून क्या होता है, अच्छा, मानसून क्या होता है आपको, अच्छा होता है। और जब एल नीनो आता है तो मानसून अच्छा नहीं रहता। इसको ऐसे याद कीजिए, ला मतलब लेके आएगा बरसात, मानसून लेकर के आएगा, लेके आएगा, ला लेकर के आएगा, ला, ठीक है। तो मानसून ला नीना अच्छा रहता है। आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए ग्राफ बनाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जैसे आप जानते हैं क्या कि परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि ये अभिलंब हो गया, ये क्या आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया आपको परावर्तित किरण हो गया। तो ये आपतन किरण हो गया, ये क्या है परावर्तन कोण। अब जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पूछता है, और ये क्वेश्चन समान तौर पे क्या है कि हम लोग को पूछने की संभावना कम है। ये बेसिकली सीटेट जैसा एग्जाम होता है ना, वहाँ पर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और वहीं से हम क्वेश्चन को उठाए हैं। तो यह बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन के लिए कि हम ग्राफ बना लिए हैं, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये बेसिकली ना है कि संवाद स्थापित कर रहा है, अपनी बात को पहुंचा रहा है स्टूडेंट तक। अगर टीचर इस तरह से करता है तो स्टूडेंट तक क्या होता है, आपको पहुंच पाता है। मतलब बोल सकते हैं इसको व्याख्या करने के लिए एक अच्छा समझ विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ व्याख्या करना, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अब इसको रट लीजिए बाबू। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है? देखिए यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ पर क्या आपको इंग्लैंड है यूरोप में, और यहाँ पर बगल में क्या है, वेल्स है। तो इंग्लैंड, वेल्स, और यहाँ पर क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। ये तीनों को जब मिला देते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और यहाँ पे एक देश आयरलैंड है। तो पूरा आयरलैंड में पहले इसी का कब्जा था, लेकिन अब क्या है कि नीचे वाला देश आयरलैंड अलग हो गया। आयरलैंड क्या हो गया, आपको अलग हो गया, आयरलैंड अलग हो गया। और ऊपर उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। अब समझिएगा कि तीनों को मिला करके हमने क्या बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन बोल दिया। तो ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन बोलता है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तीन को कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अशोक और महावीर की मृत्यु जो है किसके काल में हुआ था? तो अशोक और महावीर का मृत्यु हुआ था आपको अजात शत्रु के शासनकाल में। ये क्या था? हर्यक वंश का शासक था, ठीक ना। हर्यक वंश का इसे स्थापना किया था कौन? बिंबिसार। कौन किया था आपको? बिंबिसार किया था। अब बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आता है, अजात शत्रु के बाद कौन आता है? उदयन आता है। और फिर कौन आता है? नागदशक। नागदश के बाद कौन आता है? शिशुनाग आता है। शिशुनाग क्या करता है? अलग वंश का स्थापना करता है, शिशुनाग वंश का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? अजात शत्रु हो जाएगा। अब अजात शत्रु और महावीर आपस में ममेरा फुफेरा क्या थे? भाई थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम का मिलान बोलता है कि आपको सही नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पूछता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक ना। अच्छा, मान लें कि एशियाटिक हाथी की, मान लें कि आपको सब नहीं पता रहता, लेकिन इसमें जो पता हो तो उसको देखना होता है कि एशियाटिक हाथी का क्या एलिफास इंडिकस होता है। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक ना, ये आंसर आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये आंसर नहीं होगा, तो यह गलत मिला नहीं हो गया, मतलब सब पता होना जरूरी नहीं है। अब बाकी फिर रट लीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या बोलते हैं? और क्या है? ऑर्डियोटिस नम्मोटेन रहता हो, नेग्रिसेप्स बोलते हैं। इंडियन रॉक पाइथन को पाइथन तो पकड़ा ही जाता। और स्लॉथ बियर क्या बोलते हैं? मिलरस उर्नियस बोलते हैं, ठीक ना। बस हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत है। नमक किस तरह का वस्तु है? देखिए, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। समझाते हैं क्या होता है। एक होता है इलास्टिक वस्तु, एक होता है इलास्टिक। देखिए, इसको बोलते हैं इलास्टिक को लोचदार बोलते हैं। इनइलास्टिक बोलते हैं अलोचदार, या इसी को बोलते हैं बेलोचदार। अलोचदार या इसी को बोलते हैं बेलोचदार। ये बेसिकली होता क्या समझाते? देखिए, डिमांड और सप्लाई की कहानी है, समझिएगा। डिमांड और सप्लाई वाला की बात करते हैं। देखिए, अगर क्या है, कोई चीज़ का दाम क्या होता है, दाम क्या हो गया घटा, या दाम क्या हो बढ़ा, तो मांग में क्या है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, उसे बोलते हैं अब क्या? इलास्टिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उल्टी लिखा गया। उसे क्या बोलते हैं बाबू? इलास्टिक क्या होता है कि अगर दाम क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अनुसार क्या होता है कि मांग में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एसी लेना है, मोबाइल लेना है, ये सब चीज़ क्या होता है? फैशन का चीज़ लेना है, अयासी वाला चीज़ लेना है, ये सब जितना होता है ना, क्या होता है कि अगर दाम बहुत ज़्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है, तो मांग क्या होता है? कम जाता है। और दाम घट गया तो मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये सब क्या होता है? इलास्टिक चीज़। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ होता है, ज़रूरी चीज़, ठीक ना, मान ली कि नमक की बात करते हैं। नमक अगर सस्ता आ गया, एकदम बिल्कुल सस्ता आ गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप मतलब बहुत सारा लेकर रख लीजिएगा। वो तो कई कदार होता है कि हल्ला हो जाता है कि नमक अब मिलवे नहीं करेगा, तो वो अलग चीज़ होता है। लेकिन सामान तौर पर क्या है, अगर दवाई की बात करते हैं, कैंसर के दवाई क्या हो गया कि मान ली 1 रुपये किलो हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप ले आकर घर खाना शुरू कर दीजिएगा। मतलब ये सब का डिमांड जो होता है, बिजली वगैरह जितना उपभोग होता है उतना ही उपभोग कीजिएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुत ज़्यादा उपभोग करने लगेगा अगर सस्ता हो जाएगा या बहुत ज़्यादा महंगा। महंगाई और सस्ता होने से ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे बोलते हैं इनइलास्टिक बोलते हैं। तो यहाँ नमक बोलता है, नमक क्या हो जाए बताइए? नमक सस्ता महंगा होने ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? अलोचदार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश का आर्थिक इतिहास शिकागो बॉयज से क्या है आपको जुड़ा हुआ है? 29 में बोलता है कि शिकागो बॉयज का मतलब क्या होता है? कहानी पहले समझिए क्या हुआ है कि दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पर एक देश क्या आपको? चिली। ये क्या देश? चिली है। चिली क्या था? बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था। तो यहीं से कुछ लोग को क्या किया गया? कुछ स्टूडेंट को ले गया कहाँ पर आपको? अमेरिका में लेकर गया। और अमेरिका का क्या कि शिकागो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर स्टडी करवाया गया और उनको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया। और जब दोबारा आए और उनको बड़ा बड़ा पद पर चिली में नियुक्त किया गया, तो उसके बाद देखा गया कि चिली जो है दूसरे दक्षिण अमेरिका के देश से बहुत ज़्यादा क्या किया? विकास किया, ठीक ना। तो यही आर्थिक इतिहास में शिकागो बॉयज किससे जुड़ा हुआ है? आपको चिली से जुड़ा हुआ है। उपचुनाव कब होता है? एक होता है आम चुनाव होता है, एक होता है उपचुनाव। देखिए, आम चुनाव समान तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है? 5 साल पर होता है। उपचुनाव क्या है कि मैंने कोई कैंडिडेट क्या हो गया? मर गया, या किसी स्थान से कारण स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया, तब क्या है कि कभी भी करवाया जा सकता है। उपचुनाव करने का कोई ये नहीं रहता, कभी भी करवाया जा सकता है, मतलब कभी भी करवाया जा सकता है। भारत का अनौपचारिक राजदूत बोलता है किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का अनौपचारिक राजदूत कहा जाता है। भारत से ज़्यादा आपको इंग्लैंड में रह करके भारतीय मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। इन्होंने बिल्कुल सकते हैं कि उदारवादी नेता थे, उदारवादी। ये क्या थे कि अंग्रेज लोग को मोटिवेट करते थे कि वैसे पार्टी को वोट दीजिए जो भारत के बारे में अच्छा सोचता है। अब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने ही किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है ना।
राफ्त गोफ्तार नामक इन्होंने पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। बस हो गया। चलिए बाबू, अफ्रीका एक कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटता है? देखिए, एक तो लिम्पोपो ल से ली मकर, ये क्या है कि मकर रेखा को काट। देखिए ये समझिए, एक क्या हो गया आपको विषुवत रेखा हो गया। 23.5 ऊपर चलिएगा तो एक क्या होता है आपको कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 23.5 अगर चलिएगा दक्षिण चलिएगा तो इसको बोलते हैं मकर। क्या बोलते हैं? मकर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर लिम्पोपो रिवर क्या करता है कि मकर रेखा को दो बार काटता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं, ये बोलता है आपको कौन सी नदी बोलता है? विषुवत रेखा। तो विषुवत मतलब इक्वेटर हो गया। इक्वेटर को कौन काटता है? तो कांगो या जैरो रिवर क्या करता है? उसको दोबारा काटता है। अब भारत में जो माही नदी क्या है आपको कर्क रेखा को दोबारा काटता है। तो यहाँ पूछा गया विषुवत रेखा को दोबारा कौन काटता है? तो कांगो नदी या कांगो नदी को बोलते हैं जैरो नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक ना, कोकेन बोलता है। तो कोकेन बेसिकली क्या ना, एक पादप है, इसका नाम क्या है? इरेथ्रोजाइलम पादप होता है, उसी से प्राप्त होता है। इस पादप के पत्ती से एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोकीन जो होता है किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती वाला भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टॉर का ऐसा मतलब क्या होता है? टॉर को आप बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या होता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। देखिए क्या होता है, फोर्स लगा कर क्या होता है, फोर्स लगा करके अगर कोई वस्तु क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अगर समझिए यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो कुछ डिस्टेंस हो गया, समझिए क्या है कि 1 मीटर 2 मीटर पर रखा हुआ, इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं या मूव करा देते हैं तो इसको टॉर्क कहते हैं। तो मतलब फोर्स इंटू क्या हो गया, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आपको, टॉर्क कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि बल का क्या होता है? न्यूटन, और दूरी क्या होता है आपको? मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ देश नहीं है? देखिए, जो मध्य एशिया होता है, सेंट्रल एशिया का जो देश होता है, सब क्या है कि लैंड लॉक, क्या होता है आपको? लैंड लॉक कंट्री होता है। हालांकि यूक्रेन जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपको रसिया, पहले रूस का ही क्या था? पार्ट था, रूस का ही पार्ट था, उससे अलग हुआ है। अब वर्तमान रूस उसके ऊपर आक्रमण किए हुए हैं। तो इसका क्या है, समुद्र में एक्सेस है। बाकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का समुद्र में एक्सेस नहीं है। जिसका समुद्र में एक्सेस नहीं होता है उसको लैंड लॉक कहते हैं। इसका एक्सेस है। तो कौन समुद्र से, भूमि से नहीं गिरा हुआ चारों तरफ से? तो यूक्रेन नहीं, इसका समुद्र में एक्सेस है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ रखिएगा, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था 1986 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर हुआ था। एक फुकुशिमा पूछेगा, तो फुकुशिमा 2011 में हुआ था, जापान में हुआ था। इनमें से सही कथन को बोलता है कि आपको पहचान करना है। मनुष्यों ने अस्थायी निवास, परमानेंट निवास करने का प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। सही बात है। यहाँ पर पहिया का भी खोज किया गया था नवपाषाण, यहाँ कृषि का भी खोज किया गया था नवपाषाण काल में, ठीक है ना। चलिए, आग का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। आग का आविष्कार आपको पूरा पाषाण काल में हो गया था, ठीक है ना। तो ये क्या गलती है? तो सही कथन पहचाना था, मतलब दो तो आंसर होगा, नहीं तो जहाँ जहाँ दो खत्म कर दीजिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब खाली हम आपको ये चेक करना चाह रहे थे कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बाकी आंसर 1 3 4 हो जाएगा। तब देख लीजिए, कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम पशु है। सही बात है। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ये भी क्या आपको है? सही है। इसका मतलब क्या हमारा आंसर है? डी हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? देखिए, उच्च टेम्परेचर होता है ना, जहाँ 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, 800, 2000, 4000, ऊंचा टेम्परेचर को मेजर करना है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य का आपको अगर टेम्परेचर मापना है तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, तो उच्च तापक्रम हो जाएगा। दूध की शुद्धता की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? अपेक्षिक घनत्व मेजर किया जाता है। और अपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर, क्या हो गया आपको? हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करते हैं। पहले एक संगठन था गैट, क्या था आपको? गैट था, ठीक ना। GATT होता है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। तो यहाँ पर क्या है, किसका पहले क्या 1947 क्या हो गया? ये बेसिकली क्या है कि 1947 में क्या हुआ था, ये मतलब मीटिंग हुआ था। 1948 में ये फोर्स में आया था, 1947 में फोर्स में आया था। फिर WTO की बात करते हैं, 1995 में क्या है आपको फोर्स में आया था, ठीक ना। और WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका सबसे बड़ा जो निर्णय लेने वाला बॉडी होता है उसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं या मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बोलते हैं। और इसका बैठक क्या होता है? 2 साल में एक बार होता है। तो कितने साल में एक बार होता है? तो 2 साल में एक बार होता है। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी का संबंध क्या है? आपको WTO से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर आपको कब हुआ था? तो वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर जो है ये आपको 1919 में हुआ था।
ठीक ना। पेरिस एग्रीमेंट जो है 1920 में हुआ था। एक पेरिस एग्रीमेंट का संबंध क्या है, क्लाइमेट चेंज से है, यह आपको 2015 में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि भारत में बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था पेरिस एग्रीमेंट के तहत, क्लाइमेट चेंज से क्या आपको संबंधित है। तो यहाँ प्रथम विश्व 1914 से 18 तक चला, 1914 से 18 तक चला था। इसी में क्या होता है, वर्साय के संधि के बाद हुआ था, 1919 में हुआ था। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के बारे में क्या सही नहीं है, आइए। ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, सही बात है। एम हिदायतुल्लाह क्या था, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। और उस समय क्या था कि आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर, तो उनका मृत्यु हो गया, ठीक ना। तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन बीबी गिरी को फिर क्या था कि आपको चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। मतलब बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य छोड़ दिया। आज छोड़ कर क्या है कि आपको चले गए चुनाव लड़ने के लिए। तब क्या हुआ कि आपको राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तब क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछेगा, बस 1969 याद रखिएगा। कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह क्या थे, भारत के प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला। और बाद में क्या है कि 1979 से 84 तक क्या थे, ये भारत के उपराष्ट्रपति क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, 3 नंबर क्या आपको गलती है, ये राष्ट्रपति नहीं बने थे बाद में क्या उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये क्या हो जाएगा आपको 3 गलत, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या कि राष्ट्रपति का जब मृत्यु हो जाता है या पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीना तक। और जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब वैसी स्थिति में क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपको सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सीनियर न्यायाधीश होता है वो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो यह क्या हुआ था कि आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में क्या था कि गांधी जी की 2 मांग छोड़ करके जितना मांग था लगभग सब मान लिया गया था। ये भी तो उसमें क्या क्या था कि महात्मा गांधी क्या है 1930 में क्या है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करे थे। तो महात्मा गांधी का डिमांड क्या था कि देखिए समझिए क्या हुआ कि 1930 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपको सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इंग्लैंड में 1930, 1931, 1932 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस को पहले में नहीं बुलाया गया तो सफल हुआ नहीं। तब वहाँ सब संदेश आया कि भाई गांधी जी से समझौता किया जाए। उसमें आपको चला था असहयोग आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता के तहत क्या हुआ कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस कर लिए और इसके बदले में क्या हुआ कि गए आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग आपको नहीं लिए थे, क्लियर है। अब देखिए गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ, गांधी जी की जितना मांग था मांग लिया गया, 2 मांग छोड़ करके। एक कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी से अंग्रेज माफ़ नहीं किया, और दूसरा क्या है कि पुलिस जो आंदोलन के दौरान ज्यादती किया था उसकी जांच नहीं किया जाएगा। अब बाकी नमक बनाना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, वो सब मान लिया गया। ताइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, इसका उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किया गया आदेश को जो किया गया था वापस लिया गया, बिल्कुल सही बात है। पुलिस का ज्यादती की जाँच करने तो गांधी जी का सुझाव को स्वीकृति नहीं, ये बात अंग्रेज नहीं माना था। तो यहाँ 3 काटिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आइए, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिनकी हिंसा का उपयोग नहीं किया था। देखिए महात्मा गांधी बोले थे कि जितना भी कैदी को पकड़ा गया रिहाई कर दिया जाए। तो यहाँ बोला गया था कि जो हिंसक कैदी था उनको रिहाई नहीं किया जाएगा, जो अहिंसा कर रहा था राजनीतिक कैदी था उनको रिहाई कर दिया जाएगा। तो ये भी क्या आपको है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 डिग्री चैनल की बात करता है किसके पीछे। देखिए 6 डिग्री चैनल को यहाँ अगर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आपको ग्रेट चैनल बोल सकते हैं। ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप और क्या इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच आपको पड़ता है, ठीक है ना। और 8 डिग्री जानते हैं कि मालदीव पर क्या है, मिनिकॉय के बीच है। और 9 डिग्री की बात करते हैं तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। अंडमान निकोबार द्वीप की क्या आपको 10 डिग्री है। अब भारत और चीन के बीच क्या है कि मैकमोहन रेखा है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जंतुओं में फेरोमोन स्राव अचानक बाधित होने पर क्या होता है। देखिए फेरोमोन्स बोल सकते हैं तरह के आपको हार्मोन है। ये हार्मोन की मदद से क्या, ये हार्मोन क्या होता है, बाहर निकलता है। समझिए कि कई चींटी के एग्जाम्पल लेते हैं। यह क्या करता है कि हार्मोन क्या करेगा, आपको निकालेगा। इस हार्मोन की मदद से क्या करेगा, चींटी भी निकलता है, जीव भी निकलता है। ये एग्जाम्पल हम चींटी ले रहे हैं। तो ये हार्मोन निकलने से क्या होता है, ये दूसरा चींटी के पास क्या करेगा, संदेश भेजेगा, मतलब संदेश भेजने में मदद करता है। अब प्लस क्या होता है कि देखना चींटी एक दूसरे के पीछे चलता है, ये होता है, मदद करता है। अगला चीज़ क्या होता है कि जो मेल है और फीमेल है
तो मेल और फीमेल क्या होता है कि हार्मोन निकालने के बाद क्या होता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आकर्षित क्या होता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आपको आकर्षित होता है। तो मतलब बोल सकते हैं अपना सूचना पहुंचाना है, एक दूसरे को आकर्षित करना है या अपने ग्रुप समूह की पहचान करना है, तो फेरोमोन्स हार्मोन की तरह पहचान करता है। ताइए नर व मादा में एक दूसरे के प्रजनन के लिए आकर्षित करने का समर्था हो जाएगा। अगर हार्मोन नहीं निकलेगा तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा, है ना, तब प्रजनन करने में समर्था हो सकता है, सही बात है। इसमें किसी समूह द्वारा अपने समूह के सदस्य को पहचानने में समर्था हो सकती है, सही बात है। अगर फेरोमोन्स हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो अपने सदस्य को पहचानने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, सही बात है। संकट के समय खतरे की सूचना दूसरे सदस्य को पहुंचाने में भी असमर्था हो जाएगा, मतलब असमर्थता हो जाएगा, सही बात है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को अनियंत्रित हो सकता है। देखिए फेरोमोन्स रक्त में ब्लड की मात्रा को नियंत्रित करने का इसका काम नहीं, उसका काम किसका काम है, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में क्या करता है, आपको रक्त की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 नंबर नहीं होगा, बाकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। देखिए घटना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था सर्वप्रथम आपको हेनरिक हर्ट्ज खोज किया था। लेकिन इसको 1905 में क्या किया, बढ़िया सी और क्या किया, व्याख्या किया। ऐसी खोज के लिए 1921 में क्या हुआ, इनको दिया गया व्याख्या करने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। हालांकि ई बराबर mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब आइंस्टीन ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत आप भी इन्होंने दिया था, इसी को ई बराबर mc² कहा जाता है। अब भारत के आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन कहा जाता है। बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस की बात करते हैं। एक होता है ठोस होता है पदार्थ की प्रथम अवस्था, दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है, तीसरा क्या होता है गैस होता है, चौथा क्या होता है आपको प्लाज्मा होता है, और पाँचवा क्या होता है बोस आइंस्टीन क्या होता है, कंडेंसेट होता है, ठीक है ना। चलिए रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क बोलेगा, तो दोनों कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुआ था, तो बोलता है कि उस समय शासक कौन थे, आपको किन के बीच हुआ था, तो सुनिएगा ये हुआ था जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। ये क्या हो गया, आपको मुगल था, मुगल क्या पूरे भारत को जीतने का प्रयास करा था, सारा राजपूतों को जीत लिया। उसी क्रम में क्या था, मेवाड़ था, मेवाड़ को क्या किया, जीतने का प्रयास किया। तो 1867 में सर्वप्रथम क्या किया, जीतने का प्रयास किया, 1667 में जीतने का प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं पाया, ठीक ना। 1667 नहीं, 1500 क्या हो जाएगा, 1500, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है। तो अकबर क्या किया, सर्वप्रथम आपको 1567 में क्या किया, जीतने का प्रयास किया, मेवाड़ को नहीं जीत पाया। फिर 1576 में क्या होता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के युद्ध होता है, उसमें भी नहीं जीत पाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि 1615 में फाइनल रूप से क्या होता है कि मेवाड़ और मुगल के बीच संधि जाता है। जहांगीर का सबसे बड़ा सफलता था, जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ था। अब आते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो क्या होता है, आपको यकृत होता है, लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा तो ऐसे जनरली देता है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी छोटा कौन होता है, आपको पिनियल ग्रंथि। क्या होता है, आपको पिनियल ग्रंथि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि क्या होता है, आपको चेस्ट में पाया जाता है, कहाँ होता है, आपको चेस्ट में पाया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, गला में होता है। अगर थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, खराबी होता है, तब क्या होता है कि ग्वाइटर रोग या गलकंड क्या होता है, आपको बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपको आयोडीन की कमी से होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टोरल इकोनॉमी कंसिस्ट हो, बोलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं। तो समझिए कि इनकम जो होता है, मान लीजिए क्या है, आपको कंपनी, क्या है आपको कंपनी को आपको क्या बोलते हैं, फर्म, क्या बोलते हैं फर्म। तो कंपनी क्या करता है, उत्पादन करता है, किसके लिए करता है, आपको जनता के लिए। जनता कहाँ होता है, आपको घर में रहता है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक ना। कई सारा कंपनी रहेगा तो अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ क्या उत्पादन करेगा, वो अलग अलग चीज़ को अलग अलग क्या करेगा, हाउस होल्ड जो भुगता रहेगा लेगा, ठीक ना। और अलग अलग लोग क्या करेगा, कंपनी जाएगा क्या करेगा, काम करेगा, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। बीच में वो सरकार भी जाता है, लेकिन यहाँ बोलता है कि आपको 2 सेक्टर है, मतलब उसमें सरकार की बात नहीं कराते। कंपनी हो जाएगा, हाउस होल्ड मतलब फर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको हाउस होल्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको फर्म और क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या बोलता है कि 50 सेंटीमीटर है। चलिए एक वृत्त का त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसके वृत्त के केंद्र से एक जीवा AB की दूरी
14 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी और उस वृत्त के व्यास का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है समझा देते हैं। ए बेस के लिए क्या है, इस तरह से इसको ऐसे मानिएगा कि ए क्या है आपका, ए क्या हो गया आपको इस तरह से वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ दिया गया, इसका वृत्त का त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, मान लेते क्या है कि सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। ये त्रिज्या कितना है आपको, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ये मान लें कि आपका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। और ये बोलता है कि त्रिज्या के बाद, ये त्रिज्या के बाद बोलता है ये त्रिज्या कितना है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक जीवा खींचा गया है, बोलता है कि एक जीवा ए बी, एक बोलता है कि जीवा खींचा गया ए बी, तो ए बी एक क्या है मान लें कि जीवा है, ये क्या हो गया आपको ए बी क्या हो गया कि जीवा है, ए और क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको इस वृत्त के व्यास, वृत्त के त्रिज्या हो गया, तो व्यास तो आपको इसी पता हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, व्यास तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर भी हो जाएगा, ठीक ना। तो व्यास कितना हो गया 100 हो गया, तो हमको पता चल गया। लेकिन अगला बोलता है कि जो इसका लंबाई है, मतलब बोलता है कि जो आपका जीवा ए बी है और वृत्त के व्यास की लंबाई कितना होगा, ये आपको निकालना है। जबकि एक चीज़ और दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा जो ए बी है उसका दूरी कितना है, उसका दूरी बोलता है ये दूरी कितना है आपको 14 सेंटीमीटर, ये दिया 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ सकता है, तो ए बी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ सकता है, पहले ई निकाल लेंगे, ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये आधा हो जाएगा तो आधा यानी हो जाएगा, तो पहले हम ई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये लग रहा है कि विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण मतलब इसमें से 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो कीजिए रूट अंडर 50 का स्क्वायर माइनस कितना 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 50 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2500, 2500 माइनस 14 की 196, 196 आ जाएगा। तो अब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2300 आपको आ जाएगा, कितना 2300 आपको आ जाएगा 4, 2300 आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई कितना हो गया 48, तो ए बेसिकली 48 हो गया, तो एने भी 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब निकल गया, बोलता है कि ए बी का लंबाई और व्यास का कितना जोड़ होगा, तो व्यास तो कितना 50 50 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस ए बी कितना हो गया 48 48 कितना 96 हो गया, तो 100 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का संरक्षण सरदार सवर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वें नंबर के संशोधन करके किया गया था। हालांकि उन्होंने बताया था कि 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करना है, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में शामिल किया था, तो उस समय क्या किया था कि टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया था। उसी में क्या हुआ कि आपका एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसके लिए संविधान में 51 का ए अनुच्छेद जोड़ा गया था और संविधान में भाग 4 का ये जोड़ा गया था, ठीक है। अब क्या है कि 10 था, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें नंबर के संशोधन किया गया, 2000 आपको 2 में किया गया। 86वें नंबर का संशोधन क्या है कि आपको 2002 में किया गया। इसके तहत क्या है कि 21 के ए जोड़ा गया, तो बच्चा के लिए अधिकार बना दिया गया, और 51 का ए का के जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया गार्जियन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इनमें से किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता है। देखिए जो महादेव देसाई थे महात्मा गांधी का लंबे समय तक सचिव के रूप में काम किए थे, और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था, उसको उन्होंने अनुवाद किया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से महादेव देसाई। हालांकि बाद में महादेव देसाई की मृत्यु हो जाता है, तो इनका बाद में सचिव बनते हैं प्यारे लाल सचिव बनते हैं। और जो नोआखली में क्वेश्चन पूछा गया, नोआखली में जब दंगा हुआ था तो उस दौरान महात्मा गांधी सचिव कौन थे, आपको प्यारे लाल थे, बस याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा और मकर रेखा भारत के किस राज्य में मिलता है। कर्क रेखा मकर रेखा का मतलब ये हो गया कि देखिए ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया, ये इसको बोलते हैं बाबू क्या कर्क रेखा बोलते हैं, नहीं इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको क्या विश्वत, इसको बोलते हैं विश्वत रेखा इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। 23.5 ऊपर चलिएगा, 23.5 ऊपर चलिएगा तो ये क्या होता है आपको कर्क रेखा ट्रॉपिक का आंसर होता है। और 23.5 अगर नीचे चले, 23.5 कहाँ चलिएगा, नीचे चलेगा, इसे बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो बोलता है कर्क रेखा और मकर रेखा भारत में कहाँ मिलता है, तो बोलिए आप सोच के बताइए बाबू क्या। भारत में कर्क रेखा तो पार होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको भारत के 8 राज्य से क्या होता है कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। लेकिन मकर रेखा गुजरेगा नहीं, हम उत्तरी गोलार्ध में, हम मकर रेखा कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से नहीं गुजरता है, तो कहीं मिलवे नहीं करेगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए क्या, एक कर्क रेखा होता है, एक क्या होता है आपको समय रेखा, भारतीय समय रेखा, भारतीय क्या होता है समय रेखा, एक क्या होता है आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है। समय रेखा बोलेगा तो कर्क रेखा से क्या होता है आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है, और इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पे ये दिया गया कि आप लोग ये बनाइएगा, लेकिन आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यों कर्क और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा,
टफर साइड का ही होगा। देखिए क्वेश्चन है आसान, लेकिन थोड़ा समझने की देर, अगर समझ लीजिएगा तो बन जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, PQRS एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। हमने क्या किया यहाँ पर इस तरह से क्या किया, बना लिया। क्लियर है, इसका नाम PQR है, PQR है। लेकिन अब समझिए कोण के तरफ है, PQR 90 है, मतलब यहाँ क्या है, Q बीच वाला Q है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, PQR यहाँ ले लेते हैं। अब बोलता है क्या कि QS लंबवत PR पर, E है PR, इस पर एक लंबवत खींचा गया। लंबवत मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, लंबवत बना। ये इसको क्या है, QS है, जो क्या है PR पर क्या लंबवत है, मतलब जो QS है ये PR पर क्या है, एक लंबवत डाला गया। अब बोलता है कि PQ का लंबाई 6 है, ये जो P और Q है क्या है 6 है, और PS जो PS है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये है आपको 4 सेंटीमीटर। तो बोलता है QS ई डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर यहाँ समझा होगा तो आप पढ़े होंगे। देखिए जब 90 डिग्री का यहाँ जहाँ एंगल बनता है, समझिए यहाँ पर अगर इस तरह से त्रिभुज रहता है, इस तरह से अगर त्रिभुज रहता है तो ये क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बाकी क्या होता है, अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो एक लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो अब क्या है कि ई वाला आपको निकालने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर समकोण है, तो ई तो समझ में, तो क्या हो गया, कर्ण हो गया, एक कर्ण हो गया। अब समझना क्या कि अगर इस 6 का स्क्वायर करके या 4 का स्क्वायर इसको घटा देता है, इसी तरह से √6 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर करते हैं, तो ये जो आएगा 6 छक 36 और 4 चौक का क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 36 में 16 तक क्या आ गया आपको, 20 आ गया। अब 20 को क्या कर सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है, तो 2√5 हो जाएगा। मतलब कि ई जो लंबाई क्या हो सकता है, 2√5 हो सकता है। तो आंसर दिया गया हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 5, 2 क्या हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 मोल में कितना संख्या आपको होता है। तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10 के पर क्या होता है, 23 होता है। रट लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत के मृदा पुरुष किसे कहा जाता है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बोलते हैं, जायद पायंग को फॉरेस्ट मैन बोलते हैं, और राजगोपालन वासुदेवन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मैन। ये भी क्वेश्चन पूछा, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और रतनलाल क्या बोलते हैं, मृदा पुरुष कहा जाता है, मृदा पुरुष कहा जाता है। आपके एग्जाम में राजेंद्र सिंह के बारे में पूछा गया है, उनको जल पुरुष कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन हम सेट कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतनलाल। 15वीं शताब्दी से महान वैष्णव संत और असम के सुधारक थे, जो सत्रिया नृत्य के शुरुआत किया था, सत्रिया नृत्य की शुरुआत किया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, शंकरदेव। क्या नाम था, शंकरदेव। शंकरदेव ने क्या किया था कि स्थापना किया था सत्रिया नृत्य का, और भक्ति आंदोलन का असम में क्या किया था, आपको फैलाया था। तो आंसर हो जाएगा। महादेव के संत महादेव के नामदेव की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में थे, ठीक ना। और चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, बंगाल के एरिया में मुख्य रूप से एक्टिव थे। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय रुपया दूसरी बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन मतलब होता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक्सपोर्ट का बढ़ाना। एक बोलता है क्या उद्देश्य होता है, एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा देना। अब भारत में 3 बार अब तक अवमूल्यन किया जा चुका है। एक बार 1949 में किया गया है, एक बार 1966 में किया गया है, और एक बार 1991 में किया गया है। दूसरा बार पूछता है 1966 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1966 हो जाएगा। वियतनाम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा आपको बोलता है सही है, ठीक ना। समझिए क्या है कि आपको वियतनाम है, तो वियतनाम में क्या था कि वियतनाम में गृह युद्ध चल रहा था। ऊपर में हो गया आपको नॉर्थ वियतनाम हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ वियतनाम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री था, जो कि अमेरिका का क्या था प्रभाव में, अमेरिका का क्या था आपको प्रभाव में था। और ये नॉर्थ वाला हिस्सा क्या था आपको, सोवियत संघ के प्रभाव में क्या था, आपको USSR सोवियत संघ के प्रभाव में था। और ये क्या था आपको समाजवादी गुट था। तो बोलता है वियतनाम युद्ध के बारे में क्या सही है। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पक्ष का समर्थन किया, नहीं भाई गलती दिया गया है। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम पक्ष का समर्थन किया, और USSR तटस्थ था, नहीं तटस्थ नहीं था, वो भी क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था, गलत है। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का पक्ष का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। और USSR ने उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया, सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H4 क्या परमाणु द्रव्यमान, यहाँ गड़ा गया, बोलता है C2H4 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 कर दीजिए। कार्बन का होता है कितना आपको, 12 होता है। ऐसे कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है, लेकिन यहाँ 12 जनरली पूछेगा तो वही लेकर चलना है। आप प्लस किया कर 4 करेंगे,
और क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 12 दूनी 24, 24 से 4 कितना हो गया, 28। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना रहता है ना, तो क्या करते हैं, ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या लेते हैं, ई बाबू प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में। लेकिन अगर कोई परमाणु से तुलना करते हैं तो वहाँ पर कार्बन 12 से ही तुलना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ के कार्यकारिणी में का हिस्सा नहीं है। संघ के कार्यकारिणी की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है। इसके अलावा क्या बोले, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, उपराष्ट्रपति यहाँ पर शामिल होता है। यहाँ तक कि जो महान्यायवादी, क्या बोले आपको, महान्यायवादी होता है, वो भी क्या होता है, संघ के कार्यपालिका में क्या होता है, शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, जो कैग होता है ये आपको शामिल नहीं होता है। न्यायालय तो आपको अलग होता है, बिल्कुल न्यायालय क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ये तो कार्यकारिणी में क्या होगा आपको, भारत का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। ये तो क्या है, न्यायालय का क्या आपको, मतलब न्यायालय क्या आपको पार्ट है, मतलब न्यायपालिका का क्या है, हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है, कौन जो है मार्क्सवादी के नेता। देखिए हमारे भारत में 1925 में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, आपको एम.एन. राय, मानवेंद्र नारायण राय या मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था। तो राम माधव नहीं, तेजस्वी यादव तो आपको आरजेडी के मुख्य लीडर है, योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी के हैं, यूपी में है, सीताराम येचुरी हो जाएगा आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित हो रहा है, तो भारत का 13वां जो प्रमुख बंदरगाह उसको बोलते हैं बंधावन, क्या बोलते हैं, बंधावन पोर्ट है, और एक आपको महाराष्ट्र में स्थापित हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक कॉलेज में लड़का और लड़की की संख्या बोलता है कि 3:2 में है। यदि 40 लड़का कॉलेज छोड़ देता है और 40 लड़की कॉलेज में भर्ती हो जाता है तो उनका अनुपात क्या होता है, उल्टा हो गया, 2:3 हो गया। तो कॉलेज में लड़का का प्रारंभिक संख्या कितना था। इसको बनाने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऊपर ही बना लेते हैं कि कॉलेज में समझिए कि लड़का क्या हो गया, लड़का जी, लड़का, लड़की, इसका अनुपात कितना है, 3, और क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। तब अनुपात मान लेते 1 शामिल हो गया, तो 3x/2x क्वेश्चन बनाते हैं। ये बोलता है क्या कि लड़का 40 को छोड़ता है, तब घटा दीजिए, 40 को लड़का छोड़ा और लड़के 40 को भर्ती हुआ, तो 40 को जोड़ लीजिए। ये अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। तब गुना भाग कीजिए, तिरछा तिरछी क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 3 3 आई बाबू 9x माइनस 4 120 बराबर 2 दूनी 4x, 40 दूनी 80, कोई दिक्कत नहीं। अब 4x कहने लेकर आइए, 120 को लेकर के जाइए, तो 9 में से 4x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा, 5x हो जाएगा, 5x। अच्छा, एने से 80, एने से 120 जाएगा, माइनस देना प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, बोलिए, x बराबर कितना होगा, 4 5 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब बोलता है कि शुरू में बोलता है कि लड़का की संख्या कितना था, तो शुरू में लड़का की संख्या कितना है, 3 है, 3 के अनुपात में, तो 3x माने थे, तो 3 इंटू कितना करेंगे, 40 करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ 120 दिले है, हाँ 120 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। आगे बढ़िए, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम कौन दिया है, एम फैराडे, ई फैराडे ने दिया है। जॉन डाल्टन क्या दिए हैं, परमाणु सिद्धांत दिए थे सर्वप्रथम। आर्किमिडीज क्या किया था, तैरने का नियम दिया था। केल्विन की बात करते हैं, टेम्परेचर से क्या संबंधित है ना। ये सही मात्रा क्या होता है, तापक्रम का क्या होता है, केल्विन होता है। पारिस्थितिकीय अस्थायी अर्थव्यवस्था, यह किस आंदोलन का स्लोगन था, जानते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था आपको चिपको आंदोलन हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा इसका प्रमुख लीडर थे। इस आंदोलन का नारा क्या था कि पारिस्थितिकीय के अस्थायी अर्थव्यवस्था, इस आंदोलन का ही नारा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइलेंट वैली आंदोलन की बात करते हैं, केरल में शुरू हुआ था, केरल में शुरू हुआ था 1900 आपको बोल सकते हैं 70 से 80 इधर 73 के आसपास शुरू हुआ था, केरला में शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, मेधा पाटकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में शुरू हुआ था आपको उत्तराखंड से, दक्षिण भारत में था एपिको आंदोलन, कर्नाटक से। ये क्या था, जंगल को बचाने के लिए था। किस बंदरगाह से कोलंबस ने अपनी महान यात्रा का प्रस्थान किया था। देखिए ये क्या स्पेन है, स्पेन ये आपको अफ्रीका है, ठीक ना। तो स्पेन से क्या हुआ था, निकला था कोलंबस भारत का खोज करने के लिए। इसको आना था, हेने पहुँच गया कहाँ, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पहुँच गया, ठीक ना। और उत्तरी अमेरिका पहुंचा था, बोलता कहाँ से अपना यात्रा का शुरुआत किया था। ये शुरुआत कहाँ से किया था, आपको पोलास बंदरगाह से शुरुआत किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। स्पेन से जाके निकला था, लेकिन मूल रूप से ये कोलंबस कहाँ का था, इटली का ही। पूछता है कि मूल रूप से कोलंबस कहाँ था, इटली का था, लेकिन काम किसके लिए करा था, स्पेन के लिए करा था। जैसे धोनी कैसे हैं, रांची के हैं, खेलते कहाँ हैं, तमिलनाडु के लिए। तो सेम चीज़ बाबू हो गया। आइए इनमें से कौन सा कथन गलत बोलता है, गलत छटना है। तो आइए गलत पकड़ लेते हैं बाबूआ, सुनिए।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे ये भारत हो गया, तो भारत में क्या है कि सरकार का इतना नीति टफ होता है कि कोई बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चाइना में सर्वप्रथम इस तरह की चीज़ शुरू किया गया था, भारत में भी क्या किया गया, ई एरिया को समझिए कि बना दिया गया सेज, क्या बना दिया गया यहाँ पर, बना दिया गया आपको सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है कि सरकार हर तरह का फैसिलिटी देगा, बढ़िया रोड, बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना। लेकिन शर्त क्या है कि आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब भारत को क्या करना पड़ेगा, सामान बनाकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब क्या है इसमें आपको सुविधा दिया जाएगा, इस तरह के, ठीक ना। तो मतलब कि जो जो सेज के बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह क्या है कि 2000 में ये लाया गया था नीति, और इसके लिए सेज एक्ट पारित किया गया था, सेज एक्ट पारित किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पारित किया गया था 2005 में। मतलब कि 2000 में नीति आया, एक्ट पारित किया, 2005 में पारित किया गया, और इसका उद्देश्य क्या था, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ठीक ना। तो आइए, भारत में विशेष आर्थिक नीति पहली बार 2000 में लागू किया गया, सही बात है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में भारत में लागू किया गया था, सही बात है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य आयात को बढ़ावा देना है, नहीं, आयात को बढ़ावा नहीं करना है, बल्कि निर्यात को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर 3 काटिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं, कौन गलत है, कौन गलत है, तो ये दोनों तो सही ना हो गया जी। तो मतलब एक आंसर नहीं होगा, 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गलत छाटना है, कई बार भी पढ़ना पड़ता है, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो यहाँ पर गलत छाटना है, तो गलत कौन हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है समय और वर्क से, यदि ए किसी कार के 2/3 भाग को, मतलब ए आदमी है, ए है, 2/3 भाग को क्या करता है, 60 दिन में पूरा करता है, तो बोलता है ए उसी कार का 1/5 भाग कितना दिन में करेगा। तो मान लीजिए 2/3 भाग 60 दिन में करता है, तो एक भाग पूरा काम, एक भाग मान लेते थे, कितना हो जाएगा आपको बोलिएगा, 60 भागा 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को 60 गुने 3/2 कर देंगे, तो 2 से कितना हो गया आपको, 30 3 90, मान लीजिए टोटल काम कितना हो गया, 90 हो गया। तब बोलता है कि 1/5 भाग करना था, कितना दिन में करेगा, तो 1/5 भाग अगर करना होगा तो कितना हो जाएगा, 18, कितना करेगा आपको, 18 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशीलता काफ़ी अधिक होता है। देखिए, फास्फोरस की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, कई प्रकार का होता है, लेकिन हमको समझना, एक होता है रेड फास्फोरस होता है, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट सफ़ेद फास्फोरस। इसी को कई बार क्या है कि आपको पीला फास्फोरस भी बोल देते हैं, पीला फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, इसको क्या होता है, जो दिया सलाई वगैरह माचिस वगैरह बनता है वहाँ पर रेड फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ज्वलनशील होता है, इस कारण से इसको क्या होता है, पानी में रखना होता है, अगर पानी में नहीं रखिएगा तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए बाबू, आपको हो जाएगा, पानी में रखा जाता है बाबू, कहाँ चला गया, श्वेत फास्फोरस, क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ठीक ना। एक होता है आपको सोडियम, सोडियम क्या होता है, पानी से भी हल्का होता है, और ये क्या है, सोडियम एक धातु है जो काफ़ी मुलायम होता है, तो इसको पानी में रखिएगा तो पानी से भी क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में, क्या करते हैं, केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में से रखा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसको है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश की संख्या घटाना बढ़ाना है तो यह काम कौन करता है, आपको संसद करता है। जैसे शुरू में कितना था कि 7 गो था मुख्य, 7 गो टोटल न्यायाधीश था, 7 गो था, उसमें एक मुख्य, 8 गो था, उसमें से एक था आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, और 7 गो क्या था, अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में क्या है कि 34 हो गया, एक क्या है मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है। तो मतलब कि संख्या घटाना बढ़ाना इस किसका काम है, आपको संसद है, क्या आपको संसद का काम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस घटना जो हुए थे। तो चटगांव क्या है, बांग्लादेश में वर्तमान में एरिया पड़ता है, वहाँ पर क्या थे कि आपको अंग्रेज का जो आपको बोल सकते हैं शस्त्र का जो घर था उसको लूट लिए थे, तो चटगांव शस्त्रागार छापा से क्या है जुड़ा हुआ है ना। काकोरी से बात करते हैं तो आपने आसफक उल्ला खां के नाम सुना होगा, रोशन सिंह का नाम सुना होगा, सब क्या है काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। सविनय वैज्ञानिक तो महात्मा गांधी होम रूल की बात करते हैं तो ये आप एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन शुरू किया था। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1929 में हुआ था, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1929 में ही द ग्रेट डिप्रेशन आया था, द ग्रेट डिप्रेशन आया था, अमेरिका से फैल करके पूरा यूरोप में फैल गया था। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, और आपका सब प्राइम संकट पूछेगा तो 2008 में आया था। अब देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन जब आया था वही उसी साल हम क्या बना था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की स्थापना हुआ था, 1929 हो जाएगा। आमतौर पर समुद्री जल से क्या निकलता है, तो समुद्री जल में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको खाने वाला नमक कहा जाता है।
तो अगर पूछे क्या होता है तो NaCl होता है, लेकिन धातु पूछता है कौन धातु निकलता है तो वहाँ Na बनाते हैं कि सोडियम, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। धातु निकालना है तो धातु क्या निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है। क्या निकलता है आपको, मैग्नीशियम निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन से भारत में बोलता है कि उच्चतम विकास दर आपको देखा था, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन देखिए हमारे जानते हैं कि टोटल क्या है कि 12 को क्या है आपको पंचवर्षीय योजना क्या आपको चला था, ठीक ना। और उसमें क्या है कौन सा पंचवर्षीय योजना कितना कितना विकास दर, ये सब क्या है रटने वाला है, ये सब क्वेश्चन नहीं पता है। हालांकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता है, इसको रटना ही पड़ेगा। ऐसे इसमें जान लीजिए क्या है कि इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या था कि आपको बोल सकते हैं कि सबसे अधिक क्या था आपको विकास दर था। हालांकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है, एग्जाम हो सकता है बने ना बने, ये सब रटना पड़ता है बाबू। अब देखिए इसमें क्या है 8वीं की बोलता है, तो 8वीं की अगर बात करते हैं क्या था आपको 6.7 था। और अगर हम 9वीं की बात करते हैं तो 9वीं कितना था आपको 7.3 था। और 10वीं की बात करते हैं तो 7.8 था। और 11वीं का 8.8 था। तो सबसे क्या हिस्सा हो जाएगा, अभी रट के याद नहीं करना है, बस रट लीजिए कि मतलब यहाँ पर मतलब सब का आप याद नहीं कर सकते। ये एग्जाम में बन भी सकता है, एग्जाम में आपको नहीं बन सकता है। जब क्वेश्चन पूछ दिया है तो क्वेश्चन जब पूछेगा वो खाली रट लीजिएगा, बस इतना ही कहना है। भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? ऐसे भारत में सर्वप्रथम 1894 में क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था लॉर्ड एलिंगन के शासनकाल में पहला बार। लेकिन आज़ादी के बाद क्या है कि 1952 में लाया गया था। इसी में 1988 में क्या किया संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार दुर्ग में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार 1952 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करना है, पहचानिए बाबू। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जो कि जेम्स अगस्ट हिकी द्वारा शुरू किया गया था, सही बात है। जेम्स अगस्ट हिकी को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता बोलते हैं, सही बात है। लेकिन ये अंग्रेज मतलब भारतीय नहीं था। अगर बोला कि भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता किसे बोलते हैं या भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे बोलते हैं तो वो आपको राजा राम मोहन राय को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी सही है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मिंटो को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुब्रमण्यन अय्यर ने हिंदू स्वदेश मित्रण प्रकाशित किया था, मतलब हिंदू पत्रिका का प्रकाशन जो है ये कौन किया था आपको, सुब्रमण्यन अय्यर किया था। तो गलत पहचान है, तो सब तो सही ना हो गया, तीनों से कोई नहीं गलत है, आंसर डी हो जाएगा। रेमिटेंस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? रेमिटेंस रिपोर्ट बोलता है कौन जो है आपको प्रकाशित करता है। तो ये क्या है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या करता है, रेमिटेंस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रेमिटेंस होता है कि एक आदमी भारत से क्या किया, बाहर कमाने गया, जो पैसा वापस भेजता है उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। और दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस कौन प्राप्त करता है? भारत प्राप्त करता है। दूसरा स्थान पर मैक्सिको है, तीसरा पर चीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक क्या हुआ कि एक ही सम्मेलन से स्थापना हुआ ब्रेडन वुड्स से, इसलिए ब्रेडन वुड्स का जुड़वा बन या ट्विंस से कहा जाता है, ठीक ना। दोनों का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में है। नीति आयोग हमारे यहाँ भी कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करता है लेकिन इससे संबंधित नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन संस्थान नंबर कोई संस्था नहीं है, इसी क्वेश्चन में डाल दिया गया। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कब किया था? देखिए रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया था कि ये बेसिकली क्या है कि एक क्या कि सोना के चद्दर, सोना का बोल सकते हैं मतलब परमाणु लिया और उसके ऊपर क्या है कि अल्फा किरण से क्या किया, प्रहार करवाया, है ना। एक परमाणु लेकर तो उसमें देखा गया कि मैक्सिमम क्या है कि पार कर गया, लेकिन जैसे क्या सेंटर पर अल्फा किरण गया तो क्या हो गया, वापस आ गया कोई कोन से बना करके। और अल्फा पर क्या होता है कि हीलियम का नाभिक होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव होगा, मतलब अधिकांश सा क्या खाली है, पूरा केंद्र में क्या आपको द्रव्यमान है, प्लस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाद में उन्होंने बोला क्या किया कि न्यूक्लियस है या नाभिक है, तो नाभिक खोज कौन किया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड प्रयोग कब किए थे? 1911 में किए थे। ऐसी प्रयोग के इस्तेमाल करके बाद में क्या कि बोर मॉडल दिया गया था 1912 में आपको, नहीं 12 या 13 में दिया गया, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, दिया गया था, ठीक है ना। 1897 में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को खोज किया था, जे थॉमसन द्वारा किया गया था। और 1932 में क्या है, जेम्स शेड्यूल द्वारा क्या है कि आपको न्यूट्रॉनों का खोज किया गया था। और बच गया क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज कहा जाता है कि गोल्डस्टीन किया था, लेकिन नामकरण कौन किया था, रदरफोर्ड किया था, ठीक ना। तो कई हालांकि SSC के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का खोज कौन किया है तो वहाँ पे आंसर कौन होता है, आपको रदरफोर्ड होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, रदरफोर्ड जो है आपको न्यूक्लियस का भी खोज किया है, प्लस किसका खोज किया है, तो आपको खोज किया है आपका किसका, प्रोटॉन का भी खोज किया है, ठीक ना। और गोल्डस्टीन रहेगा तो फिर उसके अनुसार बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर से है, ग्रैंड कैनियन ब्रिज, इसका आंसर भी हो जाएगा बाबू। ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, किस देश ने बनाया है, तो हाल ही में चीन ने बनाया है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। बिहार के पहले अनुसूचित जाति SC मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है ना। फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो बंगाल के एरिया में क्या किया, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा ये फराजी आंदोलन शुरू किया गया था।
और ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछता है, बीपीएससी से में बड़ी पूछता है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? या तो मृदा विज्ञान बोलते हैं, सॉइल साइंस, या क्या कहा था? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी भी कहा जाता है। K218b हाल ही में चर्चा में था। यह क्या है? यह क्या ग्रह है? एक्जो प्लांट। क्या एक तरह क्या है? एक्जो प्लांट। एक्जो क्या आपको प्लानट है, ग्रह है, ठीक ना? आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो बोलता है कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर किस संस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिए, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो होता है यह क्या है कि यूनेस्को नामक क्या होता है संगठन द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है। और इसी तरह क्या है कि जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें क्या है कि भारत के भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक ना? तो आंसर हो जाएगा बाबू क्या है? यूनेस्को हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ आपको? पेरिस में। पेरिस में। यूनेस्को द्वारा क्या है? एक आपको मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये आपको पर्यावरण के क्षेत्र में जारी किया जाता है। और एक क्या है? यूनेस्को द्वारा एक और प्रोग्राम चलता है कलिंग। क्या? कलिंग पुरस्कार। ये विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ आपको? वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे यहाँ 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुआ था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। हालांकि 2 दिसंबर को रिलीज हुआ था रात को, लेकिन इसका प्रभाव आपको 3 दिसंबर को दिखाई दिया था। तो पूछता है कि आपको भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर आंसर देगा। लेकिन 2 दिसंबर को क्या है कि निर्णय लिया गया कि हम मनाएंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। आंसर हो जाएगा दे। कुक्का आंदोलन की बात करते हैं। इसका होता है कि मेन नेता कौन थे? तो गुरु नानक की बात करते हैं, गुरु रामदास की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। एक क्या है? सब सिख गुरु थे। सिख में टोटल 10 गुरु का उसकी बात करता है ना? लेकिन यहाँ कुक्का आंदोलन बोलता है तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह। पंजाब के एरिया में क्या कुक्का आंदोलन शुरू किया गया था? किस देश ने अपनी जनसंख्या को विनियमित करने के लिए एक बच्चे की नीति, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था? तो एक आपको चीन ने अपनाया था। चीन अपनाया था। हालांकि उसका नेगेटिव प्रभाव दिखाई देने लगा, जनसंख्या उसका बहुत क्या है? कम हो रहा है। अब समझना क्या है कि एक तो हो गया, एक पता है कि फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने के लिए फैमिली प्लानिंग कौन देश ने सर्वप्रथम शुरू किया था विश्व स्तर पर? तो भारत ने शुरू किया था। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेलवे ने किस राज्य में ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो ये महाराष्ट्र के एक ट्रेन में क्या है कि भारत का पहला एटीएम लगाया गया, इस ध्यान रखिएगा, ठीक ना? बाकी कौन ट्रेन था आप खुद पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या चुना गया था? देखिए, यहाँ हर्षवर्धन की बात करते हैं और यशोवर्मन की बात करते हैं, तो ये सब क्या खानदानी राजा था। लेकिन गोपाल की बात करते हैं और नंदीवर्मन पल्लवमल की बात करते हैं, इसको जनता ने चुन करके राजा आपको बनाया था। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्या? 2 और 4 हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है हमको एग्जाम में, मुख्य रूप से क्या गोपाल से पूछता है। गोपाल क्या था? पाल वंश शासन था। अब पाल वंश में क्या है? तो गोपाल हो गया, एक क्या हो गया आपको? धर्मपाल हो गया, एक क्या आपको? देवपाल हो गया, देवपाल। एक क्या कीजिएगा बाद में महिपाल फिर से स्थापना करता है तो महिपाल हो गया। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। किस देश ने भारत में 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट किया है? तो जापान क्या है कि भारत में 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट दिया है। और बेसिकली क्या है कि मुंबई अहमदाबाद में क्या है कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है ना। हालांकि बीच में क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में पहला तेल संकट कब आया था? देखिए, भारत में 2 बार तेल संकट का सामना किया है, एक बार 1973 में, एक बार 1991 में। तो यहाँ पहला पूछता है तो पहला हो जाएगा 1973 में हो जाएगा। महादेव कोली जनजाति पूछता है कि महादेव जो है कोली जनजाति ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ होता है आपको? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है आपको रट लेना पड़ेगा। ऐसे भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह जो बोलता है क्या है? भील। और दूसरा क्या? गोंड। भीगा। भीगा याद कीजिए, भीगा है ना। भील और गोंड, पहला भील दूसरा गोंड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय ब्रिक्स नेशन टू कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? देखिए क्या है कि ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका का एक संगठन था जिसको 2009 में आपको बनाया गया था। हालांकि जानते हैं ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में अब और भी कंट्री आपको जुड़ा है। इसको हर साल अब जनरली मीटिंग होना शुरू हो गया है। तो अब समझना क्या है कि ब्रिक्स क्या किया है कि लॉन्च किया है लैंड डिग्रेडेशन जो रहा है, लैंड जो खराब हो रहा है और जो उसका फर्टिलिटी जो उपजाऊ क्षमता जो उसका लॉस हो रहा है उसकी बात अगर करता है तो बोलता है कि यह कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। और एक जानते हैं यूएनसीबीडी नहीं, यूएनसीसीडी। देखिए यूएन मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए क्या है? एकमात्र क्या है? संस्था है, यूएनसीसीडी है विश्व स्तर पर।
अब अगला प्रश्न आइए, मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप जो खबरों में था, यह बोलता है किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ आपको दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेटनल रिपोर्ट की बात करता है, इसका पूरा नाम हमारा साझा भविष्य है। यह कब प्रकाशित हुआ था? देखिए क्या होता है, ब्रेटनल रिपोर्ट को ब्रेटलैंड कमीशन की स्थापना की बात करते हैं, 1983 में इसको स्थापना किया था। 1987 में अपना क्या क्या रिपोर्ट प्रकाशित किया, और रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। इसलिए क्या है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर भी कह दिया जाता है, हमारा साझा भविष्य। और इसने सर्वप्रथम क्या है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया था कि ऐसा विकास जिसमें हमारी आवश्यकता पूर्ति होता रहे और भविष्य की भी आवश्यकता पूर्ति होता रहे, उसे सतत विकास कहा जाता है, ठीक ना। तो यह कब प्रकाशित हुआ था पूछता है, तो 1987 में। स्थापना कब था, 83, आंसर हो जाएगा बी। बिजनेस बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है, ठीक ना। तो यह क्या है, विश्व बैंक आपका रिपोर्ट है। कौन सा संस्था, कौन सा रिपोर्ट है, रटे वाला रट लीजिए बाबू। किस देश ने जनवरी 2025 में पर्यटन कर लागू किया है? तो यह क्या है कि रसिया ने पर्यटन कर आपको क्या किया है, लागू किया है। किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित गहरे समुद्र में अन्वेषण करने वाला जहाज तानुसुओ 3 लॉन्च किया है? देखिए अगर नहीं पता रहेगा तो सब अंग्रेजी में नाम रहेगा तो आप यूरोपियन कंट्री बना लीजिएगा, लेकिन नहीं पता रहेगा और चाइनीज टाइप का नाम रहेगा तो ये सब क्या कीजिए, बेसिकली तानुसुओ है कहाँ का, चीन के। कहाँ का आपको है, चीन का है। अगला है क्या है कि निंगोल चकवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह क्या होता है, मणिपुर में आपको मनाया जाता है। रीसेट प्रोग्राम बोलता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक मिनट रुकिएगा दोस्त। तो रीसेट प्रोग्राम बेसिकली क्या ना कि ये लॉन्च किया गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ठीक ना। ये बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जो आपको रीसेट प्रोग्राम हाल ही में चर्चा में था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पर्सन इम्पावरमेंट हो जाएगा, इम्पावरमेंट और ट्रेनिंग क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, जो रिटायर कर जाते हैं खिलाड़ी उनको क्या कुछ एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, है ना। तो चलिए इतना ही था इस लेसन में, ठीक है, धन्यवाद।